जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज हम आपको एक ऐसे इशू के साथ आपके साथ हम चर्चा में अपने वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी को इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले मैं इशू आपके साथ डिस्कस कर लूं। आज का मेरा मुद्दा बहुत क्लियर है, जिस पे शायद पूरे देश में शायद ही ऐसा कोई प्रांत होगा, शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा जहां रिएक्शंस आपने या तो ट्रेडिशनल मीडिया पे या सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा। वो शब्द है वक्फ। इसका मतलब क्या है शायद आप लोगों को बेहतर पता होगा, पर जो मुझे पता है मैं आपके साथ जस्ट वक्फ का डेफिनेशन, ये कहां से ओरिजिनेट किया। ये एक अरेबिक वर्ड है वकूफा, विच मीन्स टू होल्ड, जो रेफर करता है डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली दान, डोनेशंस फॉर मुस्लिम charitable purposes. Charitable purposes. What is charitable? And religious purposes. Any other use of the property and its sale or transfer is prohibited. आप ना उसको बेच सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं। जो आपको दान में मिला, और वो दान जो आपका अपना है, आपने अपने उर्जित, आपके अपने कमाए हुए इनकम से आपने अपने धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धर्म के ट्रस्ट को डोनेट किया। किस कारण के लिए? फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ये है वक्फ। आज इस पे बवाल उठा हुआ है एक बिल को लेकर, जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, वेटिंग फॉर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट्स अप्रूवल। तरह तरह की बातें आ रही हैं। मैं यहां एक सवाल लेके आपके पास आया। एक धार्मिक, एक रिलीजियस ट्रस्ट का क्या काम है? दूसरा, दान में दी गई जमीन या पैसे या उपहार जो कि धार्मिक कार्यों के लिए या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए है, उसका इस्तेमाल कहां होना चाहिए? तीसरा, क्या सिर्फ कुछ खास कम्युनिटी को पॉलिटिकल रीजन से ये फायदे दिए जा रहे थे, या सवाल उठता है आज ये रिएक्शंस क्यों? मेरा आपसे पूछना है और जानने की कोशिश करूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्र से। हिंदू टेम्पल्स, गुरुद्वारा, बुद्धिस्ट टेम्पल जो मोनेस्ट्रीज हैं, जैन टेम्पल्स के लिए क्या व्यवस्था है? चर्च और मॉस्क्स के लिए क्या व्यवस्था है? यह वक्फ का मुद्दा आज क्यों उठ रहा है? राजनीतिक कारणों से या आम आदमी को यह कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है? ग्राउंड लेवल पे जहां तक मेरी जानकारी जाती है, सिर्फ सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया पे पॉलिटिकल रीजन से इसको उठाया जा रहा है। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपने जीवन यापन से मतलब है। फिर यह मुद्दा क्यों? क्या यह राजनीतिक है या धार्मिक है, या इसके पीछे कुछ खास लोग हैं? जी संजय समर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते अजय जी। ये मामला अभी काफी तूल पकड़ लिया है, और वक्फ को लेकर के झारखंड और बिहार में भी एक अलग तरह की हवाएं बह रही हैं। जदयू भले ही इसका समर्थन दे रहा है, लेकिन जदयू के एक एमएलसी खुद बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट जाएंगे। देखिए अजय जी, ये कोई नई बात नहीं है। इस वक्फ बोर्ड को 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था।
उसके बाद यह मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। इसमें वक्फ संपत्ति को यह जो है वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है और वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र धार्मिक धर्मार्थ माने जाने वाले उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वक्फ बोर्ड में लगभग 39 लाख एकड़ जमीन है अजय जी, जो हमारे रेल के पास भी नहीं है और हमारे सेनाओं के पास भी नहीं है। सीधा सा ऐसे इसको समझ लें। दूसरी चीज इसमें यह है कि यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। लोग विरोध जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यह बिल जो है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है और वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का प्रवेश उस अधिकार का हनन कर रहा है। मतलब ये सब जो विरोध करने वाले लोग हैं तरह तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार है, इन लोगों ने भी कहा है कि इसको हम लोग अटैच नहीं होने देंगे या इसका पालन नहीं करने देंगे। इरफान अंसारी जी झारखंड और बिहार दोनों का जिम्मेवारी ली है, यहाँ किसी सूरत पर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। वक्फ बोर्ड का एक और चीज है अजय जी की साल 2019 में इनके पास जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 5.78 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति या है इनके पास, लेकिन और 2024 को देखा जाए तो 8.7 लाख करोड़ की संपत्ति इनके पास है। तो ये संपत्ति आमदनी की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, आमदनी की बात कर रहे हैं। ये आमदनी हो रहा है लेकिन घाटा भी हो जा रहा है। तो भाई संपत्ति जब वो बढ़ रही है, हर साल संपत्ति आपकी बढ़ रही है, तो घाटे कैसे हो रहे हैं, सवाल ये उठता है। इसके अलावा हम अगर ये करें तो सुप्रीम कोर्ट ले जाने के बाद जयराम नरेश हैं कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा है कि जैसे सीएए और एनआरसी के मामला को हम लोग कोर्ट में लेकर के गए थे, उसी तरह से इस मामले को भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे और जो होगा देखा जाएगा। तो ये तो चलते चलते बस एक कदम की दूरी है। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति महामहिम का हस्ताक्षर होगा तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन कानूनी कार्रवाई के कारण एक कानूनी लफड़े में भी पड़ सकता है और ये जलेबी की तरह हो जाएगा, ऐसी संभावना दिखलाई दे रही है। क्योंकि हर जगह से विरोध आ रहा है, जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी एंटी बीजेपी सरकार है, वहां की सरकार के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में उन लोगों का कहना सीधे सीधे ये हो रहा है कि भाई इससे एक खास समुदाय के अधिकार पर चोट हो रहा है, एक खास समुदाय के अधिकार का हनन हो रहा है और इसमें गैर मुस्लिमों का प्रवेश होगा, गैर मुस्लिम महिलाओं का भी प्रवेश होगा। तो इससे इसको लेकर के अमन चैन खराब हो जाएगा। इसी पर ये लोग बवाल कर रहे हैं अजय जी। और दूसरी चीज आपने जो कहा ठीक है, इसका राजनीतिकरण हो गया है। स्मूथली जो चल रहा था, अगर करना ही था तो आराम से किया जा सकता था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी भी इसको राजनीतिक माहौल बना देने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है, क्योंकि इनके तमाम बड़े नेता हो या छोटे नेता हो लगातार बोल रहे हैं इस बात को। अब लोकसभा में जिस तरह से प्रतापगढ़ी ने पढ़े या जो भी अपनी कविता कही, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई जब 1947 में यहाँ से मुसलमान पलायन कर रहे थे तो अपने उन्होंने कविता में कहा कि तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर के मौलाना अब्दुल कलाम ने कहा था कि भाई कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम्हारे बाप है का कब्र है, यहाँ तुम्हारे दादा का है, पूर्वजों का है, कहाँ जा रहे हो। तो सर पर जो गठरी लिए लोग थे वो गठरी रख करके और यहीं बस गए हैं। तो बस जाने के बाद इस तरह का बवाल होना थोड़ा सा गड़बड़ दिखलाई दे रहा है अजय जी। दूसरी बात हम कहें कि आजादी के बाद गांधी जी ने ही कहा था अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, राष्ट्रपिता थे, जब उन्होंने कह दिया अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये तो सच भी है कि अल्लाह बोलिए या जो भी बोलिए तो ऊपर वाले को जो कुछ भी बोला जा सकता है, तो उसको आदमी को पकड़ करके रखने का है। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। अब देखिए राष्ट्रपति महोदया क्या करती हैं, उनके साइन होने का ऐसे उनकी बाध्यता है, नियमानुसार वो इस बिल को 3 बार वापस कर सकती है, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों सदन पास करके भेजेगा तो तीसरी बार उस पर उनको साइन करना कानूनन
जरूरी हो जाता है। लेकिन इधर जो जयराम नरेश और कांग्रेस कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएंगे, तो कुछ लटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अजय जी, ये दो चार दिन के भीतर क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय अगर साइन करती हैं तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया उभरती है। अजय जी। नहीं, देखिए संजय जी, इस बिल को लेकर जो बवाल है, जो हंगामा है, वो अलग है। मैं कह रहा हूं ये राजनीतिक रंग ले चुका है और राजनीतिक कलर इसको दिया जा रहा है। पर सवाल ये उठता है, मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर दो कम्युनिटी, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, को आपने राइट दे रखा है इस देश में टू मैनेज देयर ओन प्लेसेस ऑफ वर्शिप अपने कम्युनिटी बेस्ड बोर्ड्स और ट्रस्ट्स के द्वारा, तो क्यों नहीं दूसरे अलग जो कम्युनिटीज हैं, जैसे हिंदूज हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, उनके टेम्पल्स में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्यों है? और अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इनमें है तो उन दोनों में क्यों नहीं? सवाल यह उठता है जो आम जनता जानना चाहती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये बातें उठ रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ना, बात सही है, सवाल उठना लाजिमी है। तो समानता के अधिकार के तहत इस चीज को लाया गया है और ले आया है लोगों ने, जैसा हमें लगता है। और लाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि हाँ भाई, यहाँ भी हम लोग इंटरफेयर करें। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अगर देखेंगे अजय जी, तो सोशल मीडिया में जो दिखा रहा है कि कई बड़े नेता, मुस्लिम कई बड़े नेताओं की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ से ही आ रही है, और उससे उनको साल का कई करोड़ रुपए का आमदनी है। इसमें मुस्लिम के एक बड़े नेता का नाम जोर शोर से आ रहा है कि उनका 4 होटल भी है, कई शादी घर है, इसके अलावा मॉल है, 2 या 3 मॉल है, 3 मॉल का सोशल मीडिया कर रहा है। अब इस बात पर कितना हम भरोसा करेंगे कहना मुश्किल है। लेकिन वो सांसद में भी जाते हैं और उन्होंने जो अपना ITR भरा होगा, उसमें तो ये सब चीज दिखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, ये सच है कि मुस्लिमों का विकास होना चाहिए। अब 5 लाख 8 लाख करोड़ रुपए अगर आमदनी आ रहा है वक्फ बोर्ड से, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों का विकास भी होना चाहिए। ये वर्ग ऐसा है कि सब छोटे कामों को पकड़ लिया है, चाहे पंचर बनाना हो, चाहे मिस्त्री का काम करना हो, चाहे ईंटा की जुड़ाई करना हो, छत को ढालना हो, बस इसी सब तक ये लोग सीमित रह गए हैं। इनके बच्चे बहुत कम संख्या में स्कूल में जाते हैं, तो इनके नेताओं को उस पर भी बल देना चाहिए कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इस चीज की जिक्र करनी चाहिए। हम ही लोग छोटे थे जब खेलते थे, तो हम लोग के माँ पिताजी जो अभिभावक होते थे इसी बात को सुनाते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आदमी इंसान अपना जो भी जितनी बुद्धि थी आदमी उतना पढ़ाई किया, आगे बढ़ा। तो इस चीज को जोड़ने का है, सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे तो अब तो ये राजनीतिक रूप ले लिया। आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप ले लिया है तो इसका विरोध कहां तक पहुंचता है यह देखने वाली बात है। और इसको हटने के बाद, मैंने वक्फ बोर्ड लागू हो जाने के बाद ये इससे क्या मुनाफा हो रहा है किसी खास समुदाय को, ये भी अध्ययन और मनन करने की जरूरत है जैसे, ताकि एक शिक्षित समाज इन लोगों के बीच आ सके और शिक्षा का प्रसार इस वर्ग को मिल सके। ऐसा जरूरी है। हमको लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ, इस समुदाय को पढ़ाई सबसे जरूरी है कि ये लोग पढ़े। खास बाल काटने का काम भी अब यही लोग कर रहे हैं मैक्सिमम जगहों पर। अजय जी, आप देखिएगा कि जो हम लोगों के यहाँ नाई होते थे, कुम्हार होते थे, ये सारे काम को इन लोगों ने पकड़ कर रख लिया और ये सारे काम कर रहे हैं। और हम लोग के यहाँ वो मुफ्त का चावल मिल जा रहा है, मुफ्त का 2500 रुपया मिल जा रहा है। ये लोग पड़े पड़े हैं। छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले आइए, बिहार चले आइए। संजय जी, आप ही की बातों से ये सवाल उठता है कि ये मेनियल काम अगर एक कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं जिनके पास, उनके ट्रस्ट के पास करोड़ों की जायदाद है, शायद इस देश में इंडियन रेलवेज, इंडियन डिफेंस के बाद ये तीसरा ट्रस्ट है, ये तीसरा बॉडी है जिसके पास इतने लाखों में एकर्स में जमीन है। उसका इस्तेमाल क्या रिलीजियस, चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है? अपने समाज के लोगों का उत्थान। इतने सालों में क्या उत्थान हुआ?
और अगर उत्थान नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो क्या जरूरत नहीं थी कि उस पे कोई सवाल उठाए? देश का कानून, अगर आप अपनी जमीन को ट्रस्ट को देते हैं, आप अपनी जमीन को ट्रस्ट को देते हैं, तो ट्रस्ट को जब वो जमीन आप देते हैं तो दैट ऑल्सो इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, यानी कि सरकार की नजर, लीगैलिटीज। अगर इस बिल में ये कहा जा रहा है कि आपके मैनेजमेंट को, आपके रेगुलेशंस को, आप जो रेगुलेट करते हैं काम धाम, उस पे हमारी नजर होगी, हम आपसे पूछ सकते हैं और आपसे जानकारी ले सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे अगर कंट्रोवर्सीज होती हैं और लीगैलिटीज होता है तो हाई कोर्ट तक आप मूव कर सकते हैं, जिसके कारण, जिससे जो त्रसित है। तो क्या गलत है? लॉ तो सबके लिए है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो। सही है अजय जी। अभी हमने बताया कि इस ट्रस्ट के पास लगभग 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन थोड़ी नहीं होती है, बहुत होती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समुदाय का विकास होना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान था नहीं। ये सामान्य तौर पर बातें चल रही थी, सामान्य जैसे जैसे परिवार बढ़ा, मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ी, उस हिसाब से धीरे धीरे ये चीज सामने आ रहा है। तो जैसे जैसे कानून, जो आपने कहा कि भाई मंदिर के लिए क्यों नहीं, चर्च के लिए क्यों नहीं, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ जरूरत होती है उस हिसाब से संविधान में, कानून में हमारा सुधार होता है। कानून सुधारने की हमारे यहाँ प्रक्रिया भी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया वो उस पर राष्ट्रपति दस्तखत कर देती, तो हमारे यहाँ कानून बन गया। तो अभी इसकी जरूरत महसूस हो रही है, तो इन लोगों ने ये काम किया है। देखना अजय जी सिर्फ ये होगा आने वाले कल के लिए कि ये कितना लाभप्रद हो रहा है। मान लीजिए किसान बिल आया, टाटा पीस हो गया जबरदस्ती, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो इनको बड़ा बुरा लग रहा था। 700-750 किसान शहीद हो गए अपने आंदोलन, और फिर आखिर यू टर्न ले लिया सरकार ने। तो ये कैसा क्या है भाई? तो अभी ये लोग बोल रहे हैं, आने दीजिए, आकर के इसको देखा जाए कि कितना काम कर रहे हैं। हम पिछले बातचीत में आपको 370 की भी बात बताए थे, बड़ी बड़ी बातें आ रही थी कि 4 स्टेट का खर्चा अब निकल जाएगा, इस आने से महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। ऐसा तो कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। 370 आया, वहां भी कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? कितने लोगों ने 370 के तहत जमीन खरीदा? अगर आप बता रहे हैं तो इस जिस शासन में इसको हटाया गया, 370 लागू किया गया, क्या उनका कैबिनेट के कोई मंत्रियों ने वहां जमीन खरीदा है? हमें तो नहीं पता है। या फिर और दूसरे जगह के लोग जाकर के वहां जमीन खरीदे, मकान बनाए, क्या क्या हुआ? अब तो आने दीजिए, अभी तो थोड़ा ही दिन हुआ, थोड़ा दिन बाद अब आरटीआई आएगा, कोई डालेगा तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। संजय जी, मेरा सवाल सिर्फ इसीलिए था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति किसी की सरकार, आज इनकी है, कल किसी और की थी, आने वाले समय में किसी और की सरकार, ये तुष्टीकरण की राजनीति, कम्युनिटीज को बरगलाने की राजनीति, आम जनता को दरकिनार करने की राजनीति, खास वर्ग के लोगों को बेनिफिट देने की राजनीति, खास पॉलिटिकल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी कम्युनिटी के हों, उन्होंने अपना, तो कहते हैं ना, उल्लू साध लिया, अपना फायदा निकाल लिया। आम जनता को क्या मिला? क्या इस वक्फ बोर्ड बिल 2025 से आम जनता को कुछ मिलेगा? आम जनता यानी कि जिससे कंसर्न है, जो कम्युनिटी से कंसर्न है, उनको फायदा मिलेगा, या सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह की चीजें लाई जाती हैं? और इसका इम्पैक्ट राजनीतिक, अभी इलेक्शन होने वाला है बिहार में, सुनने में आया है कि जेडीयू के काफी लोग जा रहे हैं, को आ रहे हैं। एक उनके नेता ने ये कह दिया कि जो छोड़ के जा रहे हैं वो कभी थे ही नहीं हमारे साथ। यानी कि मीडिया में भी इन चीजों पे खेल चल रहा है। शायद मीडिया को, ट्रेडिशनल मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे तो चलता ही है, आप जो भी लिख दो, ट्रेडिशनल मीडिया में भी इस तरह का खेल राजनीतिक कारणों से हो सकता है, चल रहा है। आपको क्या लगता है? आदमी क्या बात करते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? वक्फ को किस नजर से आम मुसलमान, हिंदू, ईसाई या
अन्य धर्म के लोग देखते हैं? क्या उनको इसमें थोड़ी भी कुछ भी मतलब इंटरेस्टिंग समझ में आती है, या राजनीति समझ के ये लोग कह देते हैं आने वाले समय में देखेंगे क्या होगा? न देखिए अजय जी, जो चुनाव का जिक्र किया आपने, ठीक है, बिहार में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, 1 साल के भीतर बंगाल में भी चुनाव है, 1 साल के भीतर मैंने आज से 1 साल गिने तो आपको ये असम में भी चुनाव है। और ये मुस्लिम बहुल है, तीनों प्रदेश जो है मुस्लिम बहुल आते हैं। सबसे ज्यादा असम है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद बिहार का आता है हिस्सा। और चुनाव का इस पे असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि चुनाव का असर नहीं पड़ेगा। चुनाव का, मतदाता का, दोनों का असर पड़ेगा कि किस तरह से इसको लोग करेंगे। क्योंकि एक पार्ट कहेगा कि हमने इसको लागू किया, दूसरे ने कहा कि हमको सताया गया। और पब्लिक, जनता को बहुत ज्यादा रुचि नहीं है अजय जी इन सब चीजों में। जो नेता बोल देते हैं, एक कान से सुनता है लोग और दूसरे कान से लोग पकड़ करके बैठ जाता है लोग कि हाँ भाई बात यही सही होगी। जिसको जिस रुचि की बात है, आज देखिए गोदी मीडिया की बात होती है कि हाँ भाई गोदी मीडिया है, तो क्या है भाई, दिन भर बस खाली कहीं प्रवचन चलते रहता है, उस हिसाब से दिमाग में भर दिया गया। अब देखिएगा कल परसों से जिस तरह से राष्ट्रपति महोदय साइन कर करके देंगी, उसके बाद देखिए प्रतिदिन एक ही होगा कि इससे ये फायदा है, ये फायदा, रोज रोज फायदा ही गिनाया जाएगा। जिस तरह से किसान आंदोलन हो रहा था तो किसान के अगेंस्ट इधर, तो ये सब राजनीतिकरण हो गया है इसका, और इसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहें कि नहीं मिलेगा। समाज दो भाग में तो जरूर बट जाएगा, अभी ही बट चुका है, चारों तरफ जुलूस निकालने जा रहे हैं, मतलब प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही हैं, आप भी देख रहे हैं। और रहा बात अब जदयू की बात जो आपने कही, तो चुनाव के समय भगदड़ हर जगह होता है अजय जी, सिर्फ एक जगह की ही बात नहीं होती है। क्योंकि पहले राजनीति में समाज सेवा के ख्याल से लोग आते थे, अब धन कमाने के ख्याल से आते हैं। एक बार कोई अगर एमएलए बन जाता है तो उसके दरवाजे देखिए कि 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियां घूमने लगती हैं, और घूमती ही नहीं है, वो गाड़ी उनकी अपनी हो जाती है। जबकि वो अगर एमएलए नहीं बने रहते हैं, सामान्य रहते हैं, तो एक स्कूटी के लिए उन पर आफत हो जाता है और आराम से चलते हैं, 4 राइफलधारी भी आगे पीछे घूमते हैं। तो इसका असर पड़ेगा अजय जी, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना चाहिए कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, या फिर कई आंदोलनों को लेकर के या कई चीजों को लेकर के यू टर्न लेने में मोदी सरकार माहिर है, वो यू टर्न लेकर के फिर कहेगा कि अच्छा भाई इस पर हम लोग फिर नए ढंग से बात करते हैं, नए ढंग से देखते हैं। तो थोड़ा देखा जाए क्या करते हैं। अन्य की भांति ये भी बिल इनका गिरता है ना उठता है, अगर उठता है तो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और इससे मुनाफे क्या होते हैं, इस मुनाफे का क्या होता है, इस मुनाफे का क्या किया जाता है अजय जी। नहीं, मेरा इस पे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ जो पोस्ट्स होती हैं, ज़्यादातर पोस्ट जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ वो कहीं ना कहीं कुछ पोस्ट ऐसे आते हैं जो इतिहासकारों को कोट करके किया जाता है। उन इतिहासकारों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे इतिहास को जिस तरीके से लिखा गया, आप भी जानते हैं कि इतिहासकार जो होते हैं ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं से जो सरकार में है उससे कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहते हैं। मुगलों के टाइम की सरकार की बात कही जाए, कहने का मतलब एंशिएंट मॉडर्न की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो नाम आते हैं वो अल्ट्रा लेफ्ट्स, कहीं ना कहीं उन चीजों को दबाया जाता है और दबा दिया गया है। जैसे कि एक मैं पोस्ट देख रहा था कि ज्यादातर मंदिरों को औरंगजेब ने डोनेशंस दिए थे, जबकि औरंगजेब के बारे में बड़ा फेमस कहीं और मैं पढ़ रहा था कि ही वॉज टोटली एंटी हिंदू। अब किसकी बात को लेकर मैं चलूं, अपने फायदे में जो है उस कोट को, उस पोस्ट को लेकर मैं रीपोस्ट करूं, या समझने की कोशिश करूं ये सच्चाई क्या है। और अगर समझने की कोशिश कर रहा हूं तो इस सच्चाई को सामने कौन लाता है। क्या लगता नहीं है कि आज की तारीख में वक्फ की बात करें, 370 की बात करें, महिला ट्रिपल तलाक की बात आई, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हिंदू धर्म से भी जुड़ी हुई हैं, सती प्रथा के बाद भी अभी भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं को वो तरजीह दी जाती है और वो स्थान दिया गया है जो उनको
मिलना चाहिए। सो सारी चीजों को देखा जाए ना, डिवोर्स को ले लें, कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है चीजों को एक दूसरे के साथ, और फिर हम संस्कृति, इतिहास, गाथा, स्मृति, धार्मिक ग्रंथों को कोट करके अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है? देखिए अजय जी, हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री नीड्स टू बी रीरिटन टू ब्रिंग द एग्जैक्ट कंटेक्स्ट्स बदल गए ना, जिस कंटेक्स्ट में लिखा गया होगा वो अलग होगा, आज का कंटेक्स्ट अलग है, समझिए। देखिए अजय जी, जो बुद्धिजीवी है कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ रहेगा ही, चाहे जिस पक्ष से जुड़ा रहे। अगर दिमाग है तो दिमाग तर्क संगत बात करती है, और या तो हम आपके तरफ रहें या उनके तरफ रहें, सीधी सी बात है। इतिहासकार भी उसी वर्ग में आते हैं, और उनको जो जिम्मेवारी दी जाती है, स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी जो राजा रहता है कहना उसका लोग मानता है। आज ही की स्थिति देख लीजिए, सब लोग गुण गा रहे हैं, चाहे जैसे गाए, विरोध कहाँ होता है? तो विरोध होता नहीं। तो एक चीज है कि जो भी इतिहासकार का नाम लेकर के बात आ रहा है, हाँ, औरंगजेब की जो बात आपने कही अजय जी, तो बता दें कि थोड़ा बहुत इतिहास जो हम लोग पढ़े हैं उसमें गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर को भी स्थापित करने में औरंगजेब की अहम भूमिका रही है। औरंगजेब वृंदावन के मंदिर में भी धन्य धान्य दिया है। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ जोगी जिस मठ से आते हैं उस मठ में भी पैसा दिया है औरंगजेब का परिवार, औरंगजेब ने भी। तो ये सब चीज तो भाई पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले तो हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके रहते थे। आप इतिहास पढ़ते हैं तो देखेंगे कि औरंगजेब का सेनापति कौन था, तो उधर शिवाजी का सेनापति मुस्लिम था। ये सब चीज तो होते रहा मिलजुल करके। धीरे धीरे समाज जैसे जैसे बड़ा उस ढंग से बंटवारा होते गया। मान लीजिए कि पहले जो हिंदू बटे, हिंदू मुस्लिम बटे, अब हिंदू में भी देखिए फॉरवर्ड बट हुआ, बैकवर्ड हुआ। अब फॉरवर्ड की बात कम होती है, अब बैकवर्ड और अनुसूचित जाति जनजाति की बात होती है, वही बैकवर्ड वर्सेज SC ST। तो ये समाज जैसे जैसे बढ़ते जाता है, नेता लोग अपना दिमाग लगा करके नेता लोग तोड़ते जाते हैं कि हाँ भाई तो ऐसे ऐसे टूटे, उस हिसाब से शासन हो, इन केन प्रकरण हमारा शासन चलते रहे। समाज और राज्य से वर्तमान में किसी को मतलब नहीं, इन केन प्रकरण हमारी कुर्सी चाहिए। तभी तो विधायकों की खरीद बिक्री हो रही है, तभी तो सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। ये सब चीज लगा हुआ है। लेकिन हाँ, जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये मामला कोर्ट चला गया, जैसा जयराम नरेश बता रहे हैं, अगर जयराम रमेश इसको लेकर के चले गए कोर्ट में, तो ये मामला थोड़ा दिन के लिए लटक जरूर जाएगा अजय जी। और इसी से इसमें अब देखिए माननीय महोदया क्या करती है, राष्ट्रपति महोदय, अब इम्प्लीमेंट हो जाए, थोड़ा दिन चल ले, उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। या फिर यूं ही संशोधन होते होते एक संशोधन ये भी आया, अधूल चाटते रहे, फिर इस वर्ग का यही हिसाब रहेगा। तो अब तक जो ज्यादातर मामलों को देखा गया है कि इसी तरह से हुआ है, तो हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन हम लोग अच्छा सोचें, अगर इतने लोग मिल करके बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ अच्छा ही होगा। हम लोग सकारात्मक सोच के आदमी, तो सकारात्मक ही सोचे। लेकिन ये राजनीतिक रूप ले चुका है, और कई मामलों को ढकने के लिए, जैसा विपक्ष बोल रहा है कि महंगाई को ढकने के लिए, रुपया के गिरते स्तर को ढकने के लिए, सोना की बढ़ती महंगाई को बढ़ते दाम पर पर्दा डालने के लिए, इस तरह के बिल को ला करके और सबके आंख पर पर्दा एक डाल दिया गया है। अब बाकी भीतर से अपना चल रहा है। अब ट्रंप के टैरिफ पर कोई बात नहीं कर रहा है कि ट्रंप के टैरिफ पर क्या होगा, हमारा विषय ये होना चाहिए। उससे टैरिफ पर हमारे पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस आपदा से निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते बनेंगे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है अजय जी। बात हो रही है वक्त पर, जो कि मेरा अपना है, कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, उसी पर बात चल रही है। तो हम लोग समय का इंतजार करें अजय जी कि क्या होता है, देखा जाए। सही बात है, आपने सही कहा, समय का इंतजार कीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जब पिटारा खुलेगा तो कौन क्या क्या सामने आएगा वो देखने की बात है। पर जहां तक बातें आती हैं कि आम जनता को, समाज को इन चीजों से कोई मतलब नहीं, यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है जो राजनेताओं के बीच खेला जा रहा है, और शायद इसको प्रोपगेट करने में थोड़ा मीडिया का भी रोल है। खैर, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे बाद में कुछ और मुद्दों के साथ, जब हम आएंगे आपके साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संजय जी,
और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत क्लैरिटी के साथ चीजों को समझाया है, और शायद हमारे व्यूअर्स इस बात को समझें कि चीजों की राजनीतिकरण से देश का भला नहीं होगा। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।